तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग क्या देख चुके थे, डिटर्मिनेंट्स को कैसे फाइंड करते हैं, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब आगे का प्रॉपर्टीज़ कुछ हम लोग है इम्पॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट्स में, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है और कोई बुक में आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हर बुक में वही मिलेगा। 6 प्रॉपर्टीज़ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही प्रॉपर्टी हम लोग, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वही हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हो और उसका रो को रोज या फिर कॉलम, मैं देखो इसमें कुछ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, मैं बस आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा। रोज या कॉलम मतलब इनका अगर आप इंटरचेंज कर देते हो, मतलब इनका सीधे लैंग्वेज में कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रांसपोज ले लेते हो किसी मैट्रिक्स का और फिर डिटरमिनेंट निकालते हो उसका, तो भी वैल्यू सेम रहेगा। मतलब कि पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ, रटने वाली प्रॉपर्टी हो गई कि एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। मतलब कि अगर ए का आप ट्रांसपोज लेके भी डिटर्मिनेंट लोगे तो भी वो उसी के वैल्यू के बराबर रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिएगा, जैसे पिछला एग्जांपल मैंने लिया था 1 2 3 वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसका ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकाल के देखना, सेम आएगा। ठीक है, तो उसमें 0 आ रहा था, तो ट्रांसपोज लोगे तो भी 0 ही आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलता है कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम, उसको आप इंटरचेंज कर देते हो। मतलब ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया था, ये आपका ए मैट्रिक्स है, इसका मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा हूं। इसका अगर मैं रो को इंटरचेंज कर देता हूं, जैसे कहने का मतलब ये है कि इस और इस रो में, रो 1 और रो 2 को इसको इंटरचेंज कर देता हूं, तो मुझे मान लो कोई बी डिटर्मिनेंट मिला, तो वो हो जाएगा 4 5 6 1 2 3 7 8 9। ठीक है, मैंने इसमें पोजीशन इंटरचेंज कर दिया। तो ये भाई साहब बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल चेंज। मतलब अगर यहां पे मान लीजिए इसका आपने सॉल्व किया तो इसको आपको पता है 0 आ रहा था। हाँ, अगर मान लीजिए 0 नहीं आता, सपोज कुछ और आता, मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 आती, इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकालते हो 1 आ जाता, तो 1 अगर आ रहा होता और आपने रो को इंटरचेंज करके ये लिख दिया है, रो 1 को रो 2 बना दिया और रो 2 को रो 1 बना दिया, तब इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप बाय प्रॉपर्टी सीधा बोलोगे कि यार इसको एक्सचेंज किया हुआ, इसलिए इसका आंसर -1 होगा। क्यों? तो प्रॉपर्टी यही बोलती है कि किसी भी 2 रो को, किसी भी 2 कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो, तो जो पहले वाला वैल्यू था डिटरमिनेंट का, उसमें आप साइन चेंज कर दोगे। अगर यहाँ -1 होता तो +1 हो जाता, अगर +1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस साइन लग जाएगा, सीधी बात कि माइनस साइन पहले वाली वैल्यू पे लग जाएगा। सेम प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी है। अगर मान लो मैं 147 को यहां रख देता हूं, 258 को यहां रख देता हूं, तो भी अगर यहां 1 आंसर था तो -1 ही आंसर देगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। चलिए, तो ये हो गया, अगर रो को एक्सचेंज कर दें, कॉलम को एक्सचेंज कर दें, रो को मतलब ट्रांसपोज ले लें तो भी सेम वैल्यू रहता है। थर्ड वन इज प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि अगर कोई 2 रो, 2 रोज और कॉलम सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम। जैसे मान लीजिए 1 2 3 यहां पे है, यहां पे 1 2 3 लिख दिया, ऐसा कुछ हो जाए, अगर रो सेम हो जाए या कॉलम ऐसे ही मान लो
इधर भी वही सेम आ जाता है, तो क्या होता है आंसर? तो आंसर बिना सॉल्व किए आप क्या लिखते हैं? 0। ठीक है, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एकदम क्लियर कट यहां पे आप समझ लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है, इसी का भाई है एक तरह से। इसका कहना ये है कि इफ एनी रो इज प्रोपोर्शनल टू अ गिवन रो। अब ये क्या मतलब है? अब इनका ये कहना है कि अगर कोई रो प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब प्रोपोर्शनल कोई चीज कब होती है? आप पढ़ते हो ना कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, आप पढ़ते हो। ठीक है, मैं टेक्निकल में नहीं जा रहा हूं, ये पढ़ते हो आप। या वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ पढ़ते हो आप। तो इसमें आप जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो क्या लिखते थे? V इज इक्वल टू KT, KT लिख सकते हैं। अब यही होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यानी टेम्परेचर जो बढ़ेगा 1 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ K की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे प्रोपोर्शनल है कि नहीं है वॉल्यूम। ऐसे ही इस रो के मान लो ये प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 2 3 लिख रहा हूं, कोई ऐसा एग्जांपल 1 2 3 और यहां मैं लिख दूं 2 4 6। हाँ, अब देखो ये और ये रो प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक कांस्टेंट बाहर ले लोगे तो ये सेम आ जाएगा। यहां से अगर मैं 2 बाहर ले लेता हूं तो 1 2 3 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं? अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 2 3। तो देखिए एक डिटरमिनेंट की और एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? वो आगे हम लोग ऐसे देखते कि अगर जैसे मैट्रिक्स में कोई चीज कॉमन लेने के लिए क्या होता है? पूरे मैट्रिक्स में से वो एलिमेंट निकलता है बाहर। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट को कॉमन निकालना है तो आप केवल एक रो या एक कॉलम से भी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो 3 मुझे कॉमन मिल रहा है डिटरमिनेंट में इस रो में, तो मैं एक बार 3 निकाल लूंगा। मान लो तीनों रो में 3 कॉमन मिल रहा है तो मैं 3 बार 3 निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो यहां पे अगर मैं मान लो 2 निकाल लेता हूं, एक बार 2 निकलेगा क्योंकि एक ही रो में 2 कॉमन। तो अगर मैंने बाई प्रॉपर्टी 2 को बाहर निकाल लिया तो ये बन जाएगा 1 2 3। अच्छा, अब आपने अभी ये प्रॉपर्टी नंबर 3 देखा है, वो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये सेम हो गया। सेम हो गया तो भाई 0 ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आंसर। तो अगर प्रोपोर्शनल हो जाए कोई रो या कोई कॉलम, कॉलम भी होगा भाई, यहां लिख लीजिएगा एनी रो और कॉलम ठीक है। तो अगर कोई रो प्रोपोर्शनल हो जाए या कोई कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए, दोनों के केस में ये 0 ही होगा। या दोनों रो या दोनों कॉलम सेम हो जाए तो भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, और प्रॉपर्टी नंबर 5 तो मैंने इसी एग्जांपल में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, वैसे उसे फिर से बता देता हूं मैं प्रॉपर्टी 5 अलग से। चलिए ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में अगर आप किसी कांस्टेंट स्केलर से k से इंटू करते हो डिटर्मिनेंट में, हाँ जैसे मान लो k इंटू डिटर्मिनेंट a आप करते हो, ठीक है, तो ये पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये या तो किसी एक कॉलम में जाएगा, या तो 1 रो या फिर 1 कॉलम, ये पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए यहां पे 3 हो गए k क्यूब, तब आप क्या करोगे? तब आप सिंपली k क्यूब हो गया तो आप 3 बार इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर 3x3 का, देखो मैं 3x3 को स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर पे ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 4x4 से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं,
4x4 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो पढ़ाई होती है वो एक बीच वाले लेवल को लेके पढ़ाया जाता है ताकि आपका लेवल वहां तक बन जाए। 2x2 पे सब समझाया नहीं जा सकता, तो इसलिए 3x3 पे समझाया जा रहा है। तो k को आप 3 इंटू रो या कॉलम में कर सकते हो, ये भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है और मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस रो में या तो केवल इंटू कर लूँ 2 4 6 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये भी होता है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 6 पे चलते हैं। तो प्रॉपर्टी 6 क्या है? प्रॉपर्टी 6 इज कि ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें मान लीजिए ये बोलता है कि ये है a, इसको वेरिएबल्स में समझाता हूँ, d e f, और यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई z प्लस डब्लू और यहाँ दिया है i प्लस जे। तो इसको आप बोलता है कि यार इसको अगर आपको लिखना है दो मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो आप क्या कर सकते हो, जो एलिमेंट सिंगल है उसको आप ऐसे लिख दो पहले डी ई एफ, और आगे वाले को यहां आगे लिख दो इस, और यहां को भी और यहां को भी लिख दिया, प्लस फिर इसको कॉपी कर दो क्योंकि ये सेम थे, और अब इनको कॉपी करो y w j। तो ये अब मान लो यहां 3 आ जाते, सपोज x y प्लस जेड, तो ये आपको 3 में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई समेशन वाली, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब इसके कुछ ये तो 6 प्रॉपर्टी बेसिक थी, इसके अलावा अब कुछ और जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी आपको जानना है, ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, वो है कि आप किसी भी रो में, जैसे रो 1 है, इसमें आप इसको रो 1/2 कर सकते हैं। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो रो 1/2 आप कर सकते हो। रो 1 ऐसे लिखते हैं, रो 1 में वैसे मान लो ये था क्वेश्चन, अब मैं इसके सामने से ही मैं क्वेश्चन इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है कि इसको एक्सपेंड करके नहीं सॉल्व करना है, जो मैंने डिटरमिनेंट निकालने का तरीका बताया कोफैक्टर इनटू, वो क्या है, एक्सपेंड करके। आप जब भी लिखा रहेगा विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व बाय प्रॉपर्टी, तो आपको ऐसे नहीं करना एक्सपेंड करके कोफैक्टर निकाल के, आपको इस बाय प्रॉपर्टी सॉल्व करना पड़ेगा। तो बाय प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व होगा वो मैं बताने जा रहा हूं। प्रॉपर्टी आप लगाते जाओगे, पहला काम क्या करोगे, प्रोपोज हमारे पास क्या है, यहां पे क्या कोई लॉ फॉलो हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगाया जा सकता है, नहीं। क्या कोई भी रो प्रोपोर्शनल दिख रहा है, नहीं। क्या कोई कॉलम प्रोपोर्शनल दिख रहा है, क्या कोई कॉलम प्रोपोर्शनल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो देखो जब भी इस तरह का आपको कॉन्जिक्यूटिव चीजें दिख जाती हैं, तो आपको अब ये जो मैं करने जा रहा हूं, ये आप ये मत कहना कि सर ये आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये आप प्रैक्टिस जब करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, रो 1 में तो हमारी कोशिश क्या होती है प्रॉपर्टी सॉल्व करते वक्त, कि हमें 3 का मान लो है, इसमें हम अगर 2 0 कहीं बना गए एक रो या एक कॉलम में, तो हमें क्या, हम फिर 1 के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं, मतलब बस 1 का कोफैक्टर निकालना पड़ता है। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम 2 जगह पे, तीनों जगह पे 1 बना दें, यहां पे 1 बन जाए सपोज, यहां पे 1 और यहां पे 1, और फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी कॉलम में से कॉलम को घटा के क्या कर सकते हैं, 0 2 बना सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। तो ये हो गया आपका R1, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, इसलिए थोड़ा सा लोगों को इसमें दिक्कत होता है। R1 को आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो। अब ऐसा क्यों किया आगे आपको दिखेगा, मैंने इसको जोड़ दिया R1 में, R1 को मैंने क्या बदल दिया, ये लिखने का तरीका समझिए, R1 अब क्या हो गया, ये हो गया,
पहले क्या था वो R1 था, लेकिन अब कहाँ बदल गया वो R1 प्लस R2 प्लस R3 में। तो अब ये क्या बन गया, ये हो गया 12, 1 प्लस 4 प्लस 7, ऐसे ही 2 प्लस 5 प्लस 8, ये क्या हो गया 15, ये क्या हो गया 18, और बाकी सब आप वैसे ही कॉपी कर दोगे, जिसमें कोई चेंज नहीं है आप वैसे ही रखोगे। अब देखो एक बड़ा मजेदार काम हो गया यहाँ पे। क्या काम हो गया, आप बाई प्रॉपर्टी नंबर शायद 4th, प्रॉपर्टी 4th आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, प्रॉपर्टी 4th ही है। प्रॉपर्टी 4 जो है, अच्छा हाँ एक और चीज, ऐसा मत लिख दीजिएगा जब आप सॉल्व करें तो लिखिएगा बाई प्रॉपर्टी 4। अरे भैया एग्जामिनर को प्रॉपर्टी 4 नहीं पता ही क्या था, कोई रटा नहीं है वो, कोई आर्टिकल नहीं है कि आर्टिकल 312, ये ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। जो भी चीजें हैं वहां पे वो हर बुक में अलग अलग हो सकता है, तुम्हारे प्रॉपर्टी जो 4 दिखा रहा है वो किसी में 5 दिखा दे, तो आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी 4 तो ठीक है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी, कि सम दिस डिटरमिनेंट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, सो दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू 0, ऐसे आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला और ये वाला रो प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर 3 से इस वाले रो में इंटू कर दें तो यही रो मिल जाएगा हमें। 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 3 18। तो बाई प्रॉपर्टी नंबर 4 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या फायदा मिल गया, आप उतना कुछ कैलकुलेट किए, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, सीधा आपने देखा और आंसर लिख दिया। लेकिन अब ये आपको प्रैक्टिस ही बताएगा कि आप R1 प्लस R2 प्लस R3 क्यों कर रहे हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्यों कर रहे हैं, आई होप आपको सॉल्यूशन देख के थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि R1 प्लस R2 इसलिए किया गया है ताकि वहां से आपको दिख रहा है कि ये प्रोपोर्शनल बन जाएगा। अच्छा, कोई भी रो या कॉलम में मान लो तीनों एलिमेंट 0 हो जाए, 3 0 आ जाए किसी भी रो में लगातार, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये तो आपको सिंपल समझ में आ ही रहा है, क्योंकि जब एलिमेंट ही 0 हो गया तो कोफैक्टर कुछ भी है, वैल्यू तो 0 ही आने, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, पूरा या तो पूरे रो में या पूरे कॉलम में, ये नहीं कि 3 0 ऐसे ऐसे मिल गए डायगोनल में, तो उससे 0 नहीं होगा। ओके, ये हो गया। तो कोफैक्टर और डिटरमिनेंट की जो भी हम लोग बातें कर रहे थे, यहां पे हम लोग एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देख चुके हैं। चलो और भी करते रहेंगे प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, मैंने वो चीज थोड़ा हल्के में ले लिया, शायद आपको वो भी ना आता हो। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है, इसका आपने डिटरमिनेंट तो निकाल लिया। अब मैं आपसे बोलूं इसका कोफैक्टर बताओ, तो क्या करोगे? तो देखो समझ लो, यहाँ पे इसका माइनर पहले बताता हूं, फिर कोफैक्टर तो आप निकाल ही लोगे। माइनर कैसे इसका निकलेगा, 1 1 का A11, ये है A11, इसका मुझे माइनर बताना, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर कर लूंगा। अब क्या बचा मेरे पास, 4 बचा ना, यही माइनर हो गया, इसका कुछ करना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मान लो मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा 3, ये इसका माइनर हो गया। अब मुझे इसका निकालना माइनर, इसको कवर किया, ये आ गया इसका माइनर, ठीक है। ऐसे ही आपको इसका निकालना है, इसको कवर कर लीजिए, इसको क्या बचा 1, ये माइनर आया। कोफैक्टर आप निकाल लोगे कैसे, प्लस माइनस, ठीक है। इसका पावर क्या है 1 1, इवन पावर है, सेम साइन रहेगा। इसमें क्या है 1 + 2, ऑड पावर है, माइनस लग जाएगा माइनर में, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे लगा था कि ये आप कर लेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं देखें और आपको लगे कि सर ने ये तो छोड़ दिया। तो चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग, हाँ प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट से, 4 2 1 1 होल स्क्वायर 3 2 1x माइनस x 3 - 2 1।
इसको एक बार आप देखो, एक बार ट्राई करो अपने से वीडियो पॉज करके, और फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग तो एक बार ट्राई किए होंगे, मैं बताता हूँ। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनेगा उसमें आपको x सॉल्व करना है। तो आराम से करते हैं, टेंशन क्या लेना है। 2 क्रॉस 2 का 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, इसी का होल स्क्वायर कर देना है आपको, ठीक, इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स यानी 3x माइनस 1 इंटू 2 यानी 2, x इंटू 1 यानी x, और माइनस ऑफ माइनस 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, तो 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, ये हो गया 3x माइनस 2 और ये हो गया x प्लस 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 2x, यहाँ माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से मजे मजे में कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी से देखेंगे कि प्रॉपर्टी से क्या होगा। उसको पहले समझने से पहले मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा डिटर्मिनेंट को लेके, कि डिटर्मिनेंट कोई दिया है और उसका आपको प्रोडक्ट निकालना है, a इंटू बी, ये आपको निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज इक्वल टू ये होता है। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका अलग से डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, इसका अलग से निकाल लीजिए, और वो ए बी के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। मतलब ए इंटू बी का आप जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो इनके अलग अलग डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बड़ा आसान है यार, फिर तो यहां से काफी, तो आप यानी जैसे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही डिटर्मिनेंट का भी मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया,